हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और मैं अपने इस चैनल बुक्स की बातें के थ्रू आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्थियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट के रीडिंग सेशन शेयर करूँगा। दरअसल हमारा एक ऑनलाइन हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी है कॉल्ड रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया। हमारी इस कम्युनिटी के द्वारा रोज़ सुबह जूम पर हम एक मैजिकल मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करते हैं जिसमें मेडिटेशन होता है और बुक रीडिंग सेशंस होते हैं। तो ये वीडियोस उसी मैजिकल मॉर्निंग सेशंस के रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बने रहें मेरे साथ और इस बहुत ही बढ़िया नॉलेजफुल जो बुक है उसके रीडिंग सेशंस को एंजॉय करें। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमारा बुक है द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ बेटर हेल्थियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट। और हम इसके चैप्टर 6 में पहुंच चुके हैं। इसमें हमने कल ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में जो थोड़ा बहुत है ना उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे कि उस जमाने में डाइट कैसा होता था, उनकी लॉन्जिविटी कैसी थी, कितने उम्र तक जाते थे, व्हाट वाज द मोर्टेलिटी रेट, ये सब आगे बताया हुआ। तो कल जो मैंने रोका था जहाँ पे कि बोला गया था कि जब आग का डिस्कवरी हुआ था, व्हेन दे स्टार्टेड यूजिंग फायर, तब वो थोड़ा सा स्प्रेड होने लगे। राइट। ये करीब 4 लाख साल पहले। उससे पहले तक देवर ट्राइंग टू स्टे एट अ प्लेस जहाँ ठंड कम पड़ती हो, क्योंकि भाई ठंड में फिर जाएंगे और मौत होने की पॉसिबिलिटीज। राइट। तो बोले कि इसका जो नेक्स्ट डिसेंडेंट थे, ह्यूमन इरेक्टस या होमो इरेक्टस या होमो हाइडेलबर्जिनियस करके दो दो टाइप के जो थे, वो लोग धीरे धीरे करके ना वो कोल्ड क्लाइमेट को अडेप्ट करने लगे आफ्टर आफ्टर यूजिंग स्टार्टिंग यूजिंग फायर। ठीक है। और वो करीब 7,000 से 3,000 साल पहले 7 लाख से 3 लाख साल पहले क्या हुआ था कि वो लोग पूरा पूरी दुनिया भर में स्प्रेड हो गए। इनफैक्ट उसी टाइम में बोल रहे हैं कि इंग्लैंड में, एट बॉक्स ग्रोव इंग्लैंड में, पैलियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने कई सारे टूल्स पाए। ठीक है, ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे एंड ऑल। उसमें क्या है कि वो टूल्स वर यूज टू बुचर, वो पूरा वो हर्बिवोर्स को, ये जो जो घास फूस खाने वाले जितने जानवर थे उनको मारने वाले टूल्स थे। ठीक है। और भी ऐसे जानवरों का वो फॉसिल पाया गया जैसे कि राइनोसरस। आई मीन इंग्लैंड में राइनोसरस पाना बोलने से इट्स बड़ी सोचने वाली बात है, बट वहां पर भी उन्होंने दे फाउंड राइनोसरस का फॉसिल्स एंड ऑल। और भी छोटे मोटे भालू के और छोटे जानवरों के सब फॉसिल्स वगैरह पाए गए। 1990 में बोल रहे हैं कि एक एक पुराना एक खान है जर्मनी में, वहां में डॉक्टर हार्ट हार्टमट थीम करके हैं। उन्होंने वुडन थ्रोइंग स्पीयर्स पाए। ठीक है, भाला है ना, लकड़ी का भाला। राइट। एंड वो जो उनका जब कार्बन डेटिंग करके उनका डेट वगैरह पता किया कि कितना पुराना है, तो इट वाज अराउंड 3 लाख to 4 लाख ईयर्स ओल्ड। राइट। उन्होंने वहां पे कई सारे हड्डियां पाई। ठीक है, हॉर्सेस की, घोड़ों की हड्डियां, रेड डियर और यूरोपियन बाइसन, वो जो जंगली भैंस टाइप नहीं होता, उन सब के उधर में हड्डी भी पाई। यानी कि कहने का मतलब दे वर ऑल स्प्रेडिंग ऑल ओवर यूरोप में, सेंट्रल यूरोप में, सब जगह। जो यूरोपियन होमो हाइडेलबर्जिनिस करके जो था, वो इवॉल्व होकर बने नियंडरथल्स, होमो नियंडरथल्स। राइट। ये अराउंड 4,50,000 साल पहले की बात है। राइट। और वो पूरा यूरोप और एशिया में स्प्रेड हो गए थे। और जो अफ्रीकन होमो हाइडेलबर्जिनिस ग्रुप थे, वहां से हम निकल कर आए, होमो सेपियंस निकल कर आए। Right? क्योंकि आप अगर सेपियंस वाला बुक पढ़ेंगे या वैसे आप नियंडरथल्स करके आप गूगल में खोज करेंगे तो मालूम चलेंगे कि वो हमारे पूर्वज थे, लेकिन थोड़ा डिस्टेंट पूर्वज थे। एंड वो पता नहीं कैसे वो एक्सटिंक्ट हो गए। समथिंग मस्ट हैव हैपेंड कि वो वाला पूरा रेस ही खत्म हो गया। Right? तो वो जो निकल कर आए ना, जो अफ्रीकन
होमो हेडलबर्जिनिस ग्रुप था, वहां से हम एक्चुअली निकल कर आए, बोल रहे हो होमोसेपियंस आज जो हम हैं, वाइस मैन बोलते नहीं, यू एंड मी, हम आप जैसे जो स्मार्ट लोग, ये आज निकल कर आए। बोले 3 लाख, एंड दिस हैपेंड अराउंड 3 लाख to 2 लाख years ago, right? So between 70,000 to 60,000 years ago, modern humans began their journey out of Africa. तो हमारा सबका मेन वहां में अफ्रीका में ही था, राइट। और करीब 70 से 60 हजार साल पहले हम अफ्रीका से बाहर निकलने लगे, यूरोप में। और उस बीच में हम वो नियंडरथल से भी मिले, बोल रहे हैं हमारे पूर्वज जो हैं, जो यूरोप में थे, नियंडरथल से भी मिले और उनके साथ में सहवास भी किया। एंड हो सकता है इसलिए हमारे जीन्स में आज भी थोड़ा बहुत वो नियंडरथल्स टाइप कुछ है हमारे में, मैं वैसे ही जब ये पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था जैसे खली वली को देखो ना, खली रेसलर, ही सीज जस्ट लाइक ए नियंडरथल लुक। ठीक है, तो शायद उसमें वो नियंडरथल वाले जीन्स थोड़ा ज्यादा है, राइट, इसीलिए वो इतना वेल बिल्ट, और उसकी शक्ल भी शायद ऐसी है। तो वो हमारे अंदर भी है। सो देयर आर एंशियंट कजिन्स बोलते हैं, राइट, एंशियंट कजिन्स। तो फिर वहां से, बट दे मिस्टीरियसली डाइड आउट। ठीक है, बट नियंडरथल्स का वही हुआ कि दे मिस्टीरियसली डाइड आउट अराउंड 20,000 to 30,000 ईयर्स अगो, लिविंग अस होमोसेपियंस। फिर हम बचे कौन? सिर्फ होमोसेपियंस बचे, जो आज का जो हमारा ह्यूमन रेस है, right? तो नेक्स्ट बता रहे हैं अबाउट मॉडर्न ह्यूमंस, बोल रहे हैं कि नॉट अंटिल 2003 when mapping of the human genome was complete did we really know that we are all related to one another. 2003 में जब ह्यूमन जीनोम का पूरा मैपिंग हुआ था, उस वक्त एक्चुअली तब तक शायद नहीं पता था कि हम सब आपस में रिलेटेड हैं। तब जाकर पता चला कि हम लोग सब, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर, मतलब कैसे न कैसे करके वी आर ऑल रिलेटेड, एंड वी आर इवन कैरिंग ए फ्यू परसेंट ऑफ नियंडरथल इनहेरिटेड जीन्स। और हम सब में शायद वो नियंडरथल वाला जीन्स भी थोड़ा बहुत है, राइट। तो एज मेंशन्ड बिफोर, सिंस एंशियंट टाइम्स, पहले भी कल भी मैंने बताया था कि पुराने टाइम से, बोले कि आर जीनोम हैज एन एवरेज म्यूटेशन रेट ऑफ 0.5% पर मिलियन ईयर्स। ठीक है, सिर्फ 0.5% ही चेंज हुआ है हर मिलियन ईयर्स में, हमारा हमारा पूरा एवरेज म्यूटेशन, हमारा जीनोम पूरा। ठीक है, और अगर वैसे देखा जाए तो वी हैव नॉट चेंज सिंस द एंड ऑफ द पैलियोलिथिक एज। तो आज जो हम लोग हैं, हम लोग पैलियोलिथिक एज से अभी तक हम शायद चेंज नहीं हुए, राइट। एंड इनफैक्ट वी आर दस लिविंग इन द लास्ट 0.5% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, राइट। तो शायद वो जो लास्ट 5%, 0.5% है हम, अब इसके बाद शायद कुछ चेंजेस आ जाए, पता नहीं, राइट। हमारे इवोल्यूशन में, हम हमारे जीनोम में कुछ चेंजेस आ जाए। बोले कि when humans began to move into Europe and Asia, they carried with them genes that allowed us to survive in the African savannas. जब वो यूरोप में और एशिया में सब जब शिफ्ट हुए थे अफ्रीकन्स, क्योंकि अफ्रीका से ही निकल के आए थे, तो वो जो जीन्स था, that allowed us to survive in the African savannas, and only minor adaptation have taken place since then. यानी अगर आप देखा जाएगा तो बोल रहे हैं ना कि आप अगर अपना पूरा जीनोम को अगर डीएनए का पूरा वो करेंगे, आई थिंक इट्स अवेलेबल ऑन, कुछ बहुत महंगा कुछ टेस्ट है कि यू कैन गिव योर जीनोम एंड फाइंड आउट कि आपके डिस्टेंट रिलेटिव्स कौन कौन है करके। तो हो सकता है आपके रिलेटिव कहीं यूरोप में पाए या अफ्रीका में मिल जाए, ठीक है, जो आपका कोई कजिन टाइप निकले, right? तो बोल रहे हैं कि ये सब एडेप्टेशन जो हुआ था, ठीक है, माइनर एडेप्टेशन चेंजेस हुए थे, लेकिन उन सब में जो मेन जीनोम वो वही का वही है, राइट, जो होमोसेपियंस वाला अफ्रीकन वाला जो था, ठीक है, नियंडरथल वाला नहीं था। तो यूरोप में और एशिया में शिफ्ट जरूर हो गए थे, लेकिन वो घूम फिर रहे थे अफ्रीकन सवाना से, तो वो वाला जीनोम स्टिल है करके बताया। तो in comparison to the diet of pre-agricultural Homo sapiens living in the upper Paleolithic age, अगर डाइट की बात करें, राइट, प्री एग्रीकल्चरल होमो सेपियंस, जब एग्रीकल्चर नहीं आया था उस वक्त, हाँ, या उसको उस स्टेज को बोला जाता है कि लेट स्टोन एज। ठीक है, द डाइट ऑफ कंटेम्पररी ह्यूमंस हैज एन ओवर अबंडेंस ऑफ प्रोटीन, सिंपल शुगर, सोडियम क्लोराइड एंड पॉजिटिव ऑफ फाइबर, कैल्शियम एंड पोटेशियम। अगर हम बिल्कुल वैसे चेंज नहीं हुए, ठीक है,
हम वही है, 0.5% भी जो चेंज नहीं हो, बिकॉज पैलेलिथिक एज से हम वही चलते आ रहे हैं। अगर उस टाइम का डाइट को देखा जाए, ठीक है, दैट वाज प्री एग्रीकल्चरल पीरियड, जब जब खेती बाड़ी शुरू नहीं हुई थी। और आज का हमारा डाइट देखा जाए तो आज हम ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, ठीक है, सिंपल शुगर्स का कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, उस टाइम में नहीं था, राइट। एंड फाइबर बहुत कम खा रहे हैं, कैल्शियम कम खा रहे हैं, सोडियम खा रहे हैं। और शायद इसीलिए ही, क्योंकि हमारा जीनोम में कोई चेंजेस नहीं आया ना, ठीक है, क्योंकि वो प्री एग्रीकल्चरल पीरियड का वो खाना हमारे शरीर में शायद सेट होता था। लेकिन आज एग्रीकल्चर आने के बाद में कुछ चीजें चेंजेस हो गई, ये जो सिंपल शुगर्स वगैरह आ गया, शायद यही सारे रीजंस होंगे। इज इट रियली एनी वंडर दैट वी हैव एन ओबेसिटी एपिडेमिक? ओबेसिटी जैसा जो एपिडेमिक शायद इसलिए हो, एंड वी सफर फ्रॉम वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस रूटेड इन डाइट्स आवर बॉडीज weren't accustomed to eating। शायद इसलिए हो क्योंकि हम ऐसा डाइट खा रहे हैं कि हमारा शरीर बिल्कुल उसको आदत ही नहीं है ये सब चीजें खाने की, पचाने की, ठीक है। क्योंकि पैलेयोलिथिक एज से तो ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल। उस टाइम से तो हम में कोई चेंजेस आया नहीं जीनोम में, तो हम कैसे हजम कर लेंगे ये सारा चीज? तो बोले कि ए लार्ज स्केल स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 2019 में, ठीक है, उसमें showed that an increased consumption of high glycemic processed food is associated with 14% increased risk of all cause mortality। 2019 में ये पब्लिश हुआ था, ये जो स्टडी। और उसमें ये बताया गया कि ये जो हाई ग्लाइसेमिक प्रोसेस्ड फूड हम खाते, ये लिंक किया गया है करीब 14% इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑल कॉज मोर्टेलिटी। ऑल कॉज मतलब किसी भी हाल में वो बंदा मर सकता है, इन एनी एनी कंडीशन। उसका मतलब 14% कॉज इज ड्यू टू दिस हाईली प्रोसेस्ड जो हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और वगैरह जो खाते हैं, हाई ग्लाइसेमिक फूड जो हम खाते हैं। एक और स्टडी किया गया था 2019 में, इसके बारे में पहले भी इन्होंने मेंशन किया था, राइट, लैंडसेट में पब्लिश किया करके। उसमें बताते हैं कि 1 out of 5 डेथ्स इन 2017 वर एसोसिएटेड विद पुअर न्यूट्रिशन। 5 में से एक जो मौत होती थी उसका रिलेशन वो क्यों होता था? क्योंकि प्योर पुअर न्यूट्रिशन की वजह से। बोलेंगे तो यहाँ पे उन्होंने इस पैरा को कंक्लूड बड़ा मतलब वेरी वेरी स्ट्रांग वर्ड्स के साथ में किया है कि दिस इज 21st century बायोलॉजिकल वॉरफेयर दैट वाज अनहर्ड ऑफ अमंग आवर एंसेस्टर्स। तो यहाँ पर एक बेसिकली एक बोलते हैं 21वीं सदी का एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, जिसके बारे में शायद ना, इट्स अ वॉरफेयर, बट कौन किससे लड़ रहा है क्या है पता नहीं। इट्स अ सर्वाइवल थिंग या क्या है, बट देन इट्स एक्चुअली बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो हमारे शायद एंसेस्टर्स ने कभी सुना ही नहीं। ऑल सेंट्रल यूरोपियंस वर हंटर गैदरर्स। जो सेंट्रल यूरोपियंस थे वो हंटर गैदरर्स थे अंटिल 7,500 ईयर्स अगो। 7,500 साल पहले तक वो सब हंटर गैदरर्स थे। ये लोग सब डिसेंडेंट्स थे द फर्स्ट एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस, ठीक है, जो जो एक्चुअल जो ह्यूमंस बने ना उन सबके डिसेंडेंट्स हैं हु सर्वाइव्ड द लास्ट आइस एज। जो लोग लास्ट जो आइस एज था उसको सर्वाइव किए थे, और यूरोप में करीब 45,000 साल पहले पहुंचे थे, 45,000 ईयर्स। जेनेटिक स्टडीज डन बाय प्रोफेसर, एक प्रोफेसर जोशी बर्गर ग्रुप है, इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जोहान्स गटनबर्ग यूनिवर्सिटी मेंस, जर्मनी का है। इन्होंने बताया था कि एग्रीकल्चर एंड सेडेंशरी लाइफस्टाइल were brought to Central Europe around 7,500 years ago by immigrant farmers। ठीक है, क्योंकि उस वक्त यूरोप में नहीं था ये सब। तो 7,500 साल पहले यूरोप में इमिग्रेंट फार्मर्स जो बाहर से लोग आए थे, वो लोग एग्रीकल्चर और ये जो सेडेंशरी लाइफस्टाइल, जो बैठे बैठे वाला जो लाइफस्टाइल है, इनफैक्ट उसको सेडेंशरी लाइफस्टाइल क्यों बताते हैं पता नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर था तो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी, हंटर गैदरर वाला नहीं था, राइट। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी और हंटर गैदर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हंटर गैदर में काफी यू नो एक्टिविटी, बॉडी मूवमेंट काफी होता था, बट एग्रीकल्चर में उतना ज्यादा नहीं होता। बोल रहे कि फ्रॉम दैट टाइम ऑन लिटिल ट्रेस ऑफ हंटिंग गैदरिंग कैन बी सीन इन द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड। तो जैसे ही वो एग्रीकल्चर आया तो जो हंटिंग गैदरिंग जो है वो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। And it is widely assumed that hunter-gatherers died out or became part of the farming population। और
जैसे वो एग्रीकल्चर आया ना, तो जो हंटिंग गैदरिंग जो ग्रुप था, वो लोग धीरे धीरे वो लोग भी अडॉप्ट कर लिए कि भाई चलो हम भी खेती बाड़ी करते हैं, फार्मिंग प्रैक्टिस पे वो लोग उतर गए। ऑल्दो वी हियर पीपल टुडे डाउट द पेलियो डाइट। आगे कुछ पेलियो डाइट के बारे में बता, आजकल लोग बहुत पेलियो डाइट के बारे में बोल रहे हैं, एज इफ एवरीवन शुड बी ईटिंग दैट वे। ठीक है, शायद क्योंकि पेलियो डाइट का इतना वो हो गया है, बोले कि सबको वैसे ही खाना चाहिए, क्योंकि इट्स बेसिकली पेलियो डाइट मतलब केवमैन डाइट, राइट। यहाँ पे ये बताते हैं कि यू माइट बी सरप्राइज टू लर्न दैट देयर इज नो सच थिंग एज अ सिंगल पेलियो डाइट। राइट। बोल रहे हैं कि आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि एक सिंगल पेलियो डाइट करके कुछ है ही नहीं। देखिए, केवमैन डाइट, हमारे पूर्वज जो खाते थे, तो उसके बारे में बताते हैं, आर सक्सेस एज अ स्पीशीज कैन बी एक्सक्राइब to our adaptation to whatever environment our ancestors settled in as they migrated away from their origins। हमारी जो जो हमारे पूरे जो स्पीशीज का जो सक्सेस है, ये एक्चुअली डिपेंड हुआ था ऑन द एडेप्टेशन, कि वो जो एनवायरनमेंट में वो रहते थे, जो मिलता था वो खाते थे। इसलिए यू कैन नॉट एग्जैक्टली से कि केवमैन डाइट ऐसा होता हो। ठीक है, क्योंकि कहीं लोग कुछ खाते थे, कहीं कुछ खाते थे, ह्यूमन जीनोम में तो कोई चेंज आया नहीं है। तो हाउ कैन यू एग्जैक्टली से कि भाई ये पेलियो डाइट है, तो ये बोल ही नहीं सकते कहने का मतलब। इन अदर वर्ड्स, द मेनू वॉज वाइल्डली। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे एंसेस्टर्स के बाद में हम तो कह रहे हैं भाई वो पेलियो डाइट खाते थे, लेकिन उनका मेनू तो काफी बड़ा था। वो जो चाहे वो खा सकते थे, जहां जो रहता था वो उस हिसाब से खाते थे। ठीक है, दे एट व्हाट दे कुड व्हेन दे कुड, बेस्ड ऑन व्हाट वाज अवेलेबल इन देयर सराउंडिंग। वो खाते थे, और जो जब मर्जी था तब खाते थे, जो उनको मिलता था उनके सराउंडिंग्स में जो मिलता था वो इस हिसाब से खाते थे। ग्रुप ऑफ पीपल मतलब अगर जो जो समुद्र किनारे रह रहे हैं, मान लो कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं, तो वो उनका खाना, और जो समुद्र से दूर इनलैंड एरिया में रह रहे हैं, उनका खाना काफी डिफरेंट रहा होगा, राइट। क्योंकि बोले कि वो जो इनलैंड में रह रहे हैं, जो अंदर तरफ में रह रहे हैं, ठंड शायद नॉर्दर्न पार्ट में अगर कोई रह रहा है वहां ठंड ज्यादा है, तो वहाँ प्लांट्स बहुत कम रहे होंगे, बट जनरल पैटर्न डिड एग्जिस्ट फ्रॉम विच वी कैन क्रिएट ए फ्रेमवर्क। लेकिन एक जनरल पैटर्न जरूर बना होगा, ठीक, एग्जैक्टली पेलियो डाइट करके नहीं रहा होगा कि यही खाते थे। ठीक है, क्योंकि पेलियो डाइट में जनरली बोलते हैं ना कि आप मीट 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 करके, हाई प्रोटीन वाला फंडा, लेकिन वो नहीं है, बोल रहे हैं जहां पे जो लोगों को मिलता था वो खाते थे। लेकिन एक जनरल फ्रेमवर्क फिर भी हम बना सकते हैं। उसमें क्या है कि फॉर मोस्ट पार्ट अ पेलियो डाइट इज रिच इन हाई क्वालिटी प्रोटीन। ठीक है, एक एक अगर वैसे अगर बताए कि पेलियो डाइट का क्या है, कि उसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है एंड फैट। ठीक है, डाइट रिच इन हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड फैट। देखिए, रिच डजंट मीन कि बहुत अच्छा प्रोटीन, ठीक है, रिच मतलब प्रोटीन कंटेंट ठीक था। सीजनल वेजिटेबल्स, ठीक है, पल्सेस, फ्रूट्स एंड नट्स, ये है पेलियो डाइट। ठीक है, देर आर नो हाईली रिफाइंड और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स और नो डायरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, डायरी प्रोडक्ट्स भी नहीं था, क्योंकि उस जमाने में हमारे पूर्वज, उन्होंने वो गाय और ये सब पालना ही शुरू ही नहीं किया था, राइट। तो डायरी प्रोडक्ट्स भी नहीं था, और ये जो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट और शुगर तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो अभी ये है बेसिकली जो पेलियो डाइट का जो स्ट्रक्चर आप बोलेंगे, हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड फैट, सीजनल वेजिटेबल्स, पल्सेस। ठीक है, जो जो डेली हमें जो नॉर्मल वेजिटेबल्स मिल जाता है जो सीजन के हिसाब से, दालें जो हैं पल्सेस, फ्रूट्स एंड नट्स, राइट। तो ये एक्चुअल में एक पेलियो डाइट हो सकता है, बोल रहे। सो वी न्यू फ्रॉम द, बोलते कि हमें ह्यूमन फॉसिल्स का जो एग्जामिनेशन से पता चला है दैट कि आर पैलियोलिथिकल एंसेस्टर्स वर टॉल। अगर आप फॉसिल्स को चेक वक किया था, जब उन्होंने पाया कि जो हमारे जो पैलियोलिथिक एंसेस्टर्स थे वो काफी लंबे थे। ठीक है, रिलेटिवली एंजॉयड वेरी गुड हेल्थ। ठीक है, एंड वर जनरली फ्री ऑफ मॉडर्न डिजीजेस एज कैंसर, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, डेंटल कैविटीज, ये सब कुछ भी नहीं था उनके जब फॉसिल्स में देखा गया, तो ये बीमारियां भी नहीं थी, और वो काफी लंबे भी थे। ठीक है, तो ये सारी बीमारियां जो बोलते हैं सो कॉल्ड डिजीजेस ऑफ सिविलाइजेशन, ये तो बाद में आई। तो अब नेक्स्ट ये है कि द लाइफ ऑफ द
लाइफ स्पैन ऑफ हंटर गैदरर्स। ठीक है, ये हंटर गैदरर्स के लाइफ स्पैन कितने थे या कैसा था? बोले बिसाइड्स द फैक्ट दैट इट टेक्स वेरी फेवरेबल कंडीशन टू प्रिजर्व बोन्स, जो ये जो लाइफ स्पैन कैसे चेक किया जा सकता है? ठीक है, क्योंकि ये जो आर्कियोलॉजी में भी जो कार्बन डेटिंग वगैरह यूज करके वो लोग कितना साल पुराना है करके देख सकते थे। लेकिन बोल रहे हैं कि जो भी चीजें इन्होंने पता करी हैं, ये सारे जो रिसर्च किया है, ये हड्डियों से ही पता किया, पुराने हड्डियों से। लेकिन बोल रहे हैं कि जो हड्डी फॉसिलाइज हो जाता है, जो वो जम कर फॉसिलाइज हो जाता है, और उसमें से जब ये लोग क्या बोलते हैं, पेलियोंटोलॉजिस्ट बोला जाता है उनको, जो ये हड्डियों का वगैरह जब चेक करते हैं, ये जब क्या हड्डियों को जब चेक कर रहे थे, एक तो हड्डियां कम मिलती थी, और जो मिलती भी थी, इट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू गेज द एज ऑफ एनी इंडिविजुअल फ्रॉम द whom the bones came from without having a large number of bone samples। जब तक इनके पास काफी बहुत सारा बोन सैंपल नहीं होता था ना, इनको वो जो पेलियोंटोलॉजिस्ट जो होते, दे वर नॉट एबल टू एक्चुअली गेज कि ये हड्डी कितने उम्र वाले बंदे का है। ठीक है, तो अगर कोई हड्डी अगर पड़ा भी है तो बोलता है वो हो सकता है एक एक हेल्दी 30 ईयर ओल्ड हो सकता है, या फिर एक बहुत ही तंदुरुस्त एक 60 साल के बंदे का भी हड्डी हो सकता है। राइट, सो वी कांट रियली कंपेयर देम टू बोन्स फ्रॉम मॉडर्न टाइम्स। इसलिए क्या है, उनका एल जो एक्चुअल लाइफ स्पैन का बताने का ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट है कि वो कितने साल तक जिए थे। सो बोले कि when the environment, क्योंकि अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह से वो लोग रहते थे। दैट्स व्हाई लुकिंग एट मॉडर्न हंटर गैदरर्स ट्राइब्स कैन टेल अस अ लॉट अबाउट पॉसिबल लाइफ स्पैन ऑफ आवर पेलियोलिथिक एंसेस्टर्स। इसलिए बोलते हैं कि आज की तारीख का जो मॉडर्न हंटर गैदरर्स है, उनको अगर देखा जाए तो शायद हम लोग हमारे जो पूर्वज जो हंटर गैदरर्स थे, उनका शायद हमको पता चल जाए कि वो लोग कितने साल तक जीते थे और उनका लाइफ स्पैन कितना था। तो 2007 में वो कह रहे हैं कि एक कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा के माइकल गर्वेन और एक मैक्सिको यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के हिलार्ड कैप्लन करके दो बंदे थे, दो डॉक्टर्स थे, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था, लॉन्जिविटी एमंग हंटर गैदरर्स, अ क्रॉस कल्चरल एग्जामिनेशन करके। दैट वाज द टाइटल ऑफ द द पेपर दे पब्लिश। इसमें क्या किया था, दे अटेम्प्टेड टू समराइज द मोस्ट कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ अवेलेबल हाई क्वालिटी डेमोग्राफिक स्टडीज ऑफ कंटेम्प्रेरी हंटर गैदर पॉपुलेशन। मतलब उन्होंने क्या कोशिश किया कि पूरा समराइज करने की कोशिश किया कि टोटली अभी तक का जितना भी डेमोग्राफिक स्टडीज है, अलग अलग जगह में जो लोग रहते थे पूरे दुनिया भर, वहां पे हंटर गैदरर्स कैसे रहते थे, और उनका पॉपुलेशन किस तरह था, उनका एज रिलेटेड, ये सारा चीज उन्होंने उसमें पब्लिश किया था। उन्होंने क्या जो दे कंक्लूडेड दैट द कैरेक्टर्स दैट देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक लाइफ स्पैन ऑफ आवर स्पीशीज। क्या कंक्लूड किया कि क्योंकि हम भी वही हंटर गैदर से निकल के आए हैं, पेलियोलिथिक एज से। ठीक है, तो बोले कि हमारी स्पीशीज का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलता है लाइफ स्पैन का, कि हम कब तक जिएंगे। इसमें क्या है कि इन विच मोर्टेलिटी द रिस्क ऑफ डेथ डिक्रीजेस शार्पली फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू चाइल्डहुड। बोले कि जब हम इन्फेंसी में रहते हैं, एकदम छोटे रहते हैं, बेबी, एकदम इन्फेंसी स्टेज से चाइल्डहुड के बीच में, उस बीच में हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है बहुत कम रहता है, डिक्रीज मोर्टेलिटी रेट, हमारे मरने की संभावना बहुत कम रहती है, मौत की संभावना। दिस इज फॉलोड बाय ए पीरियड इन विच मोर्टेलिटी रेट रिमेन्स एसेंशियली द सेम। उसके बाद का जो एज है, चाइल्डहुड के बाद में 40 साल की उम्र तक बोलते हैं, क्या होता है कि मोर्टेलिटी रेट एक एक एवरेज रहता है, यानी कि बहुत कम लोग नहीं मरते 40 तक की उम्र, राइट, चाइल्डहुड टू 40। और इसके बाद में क्या होता है, आफ्टर 40 हमारा जो मोर्टेलिटी है वो बढ़ जाता है, यानी हमारी मरने की संभावना वो धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। वो किस तरह बढ़ती है? देयर इज समथिंग कॉल्ड ए गॉम्पेट्स फैशन करके, राइट। गॉम्पेट्स फैशन क्या है बेसिकली? ये एक बंदा था 1825 में, गॉम्पेट्स करके, ये ही वाज एक्चुअली ये ब्रिटेन में था, और वहां पर उस टाइम में इंश्योरेंस का प्रीमियम कैलकुलेट करने का एक एक तरीका निकाला था कॉम्पेक्स, कि यार ये बंदा का इतना उम्र है तो उसका प्रीमियम इतना होना चाहिए, कब मरेगा अगर पता नहीं ना, right? क्योंकि इंश्योरेंस वाले तो वही देखते रहे, यार ये जल्दी मरने वाला होगा तो फिर उसका प्रीमियम बढ़ा दे, राइट। और
लेट भरे तो ये उसका चलेगा, ठीक है, प्रीमियम कम चलेगा। तो दिस गोम्पेस फेलो, इसने एक एक कैलकुलेशन डिवाइस किया था, राइट, कि कब, फॉर दैट इंश्योरेंस पार्ट, तो उसी को यहाँ पर भी इन्होंने लिया हुआ है कि वो गोम्पेस फैशन में 40 साल के बाद हमारा उम्र ये होता है। तो गोम्पेस फैशन वाला इन्होंने क्या है यहाँ पे ये बताया हुआ है कि द डेथ रेट डबल्ड रफली एवरी 10 years बिटवीन द एज ऑफ 20 to 60। ठीक है, हमारा जो डेथ रेट है वो डबल हो जाता है हर 10 साल में, बिटवीन द एज ऑफ 20 to 60। ठीक है, विच वॉज द डोमिनेंट एज रेंज फॉर पीपल बाइंग इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस रिलेटेड बता रहे हैं। ठीक है, तो द मैथमेटिकल फॉर्मूला गोम्पस यूज टू प्रेडिक्ट एक्सपोनेंशियल राइज इन मोर्टेलिटी आफ्टर एज 20 हैज बिकम नोन एज, कोलिकली उसी को वो गोम्पस बोलते हैं। ठीक है, गोम्पस मॉडल बोलते हैं, गोम्पस फैशन बोलते हैं, जो इंश्योरेंस में यूज करता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी है। तो अगर उस हिसाब से हम अगर देखा जाए, ठीक है, वो जो 40 के बाद में जिस तरह से वो हमारा डेथ का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, बोले कि फॉर ह्यूमंस अ लाइन इज क्रॉस्ड अराउंड 7th decade। हम इंसानों में बोलते हैं कि एक एक लाइन क्रॉस होता है 7th decade में, यानी 70 साल में एक एक लाइन क्रॉस हो जाता है। इट्स द लाइन दैट सेपरेट्स द टाइम व्हेन वी आर vigorous producers and when senescence begins to set in। 70 साल एक ऐसा एक लाइन है, बोल रहे हैं, जब हम प्रोड्यूसर्स, विगरस प्रोड्यूसर्स, यानी कि हम बहुत मेहनती और काम करने वाले से हम बुढ़ापे की ओर चले जाते हैं, बोलते हैं बुढ़ापा मतलब एक्चुअली छा जाता है, बोलते हैं 70 साल में। फॉरबोर्डिंग डेथ, जिसमें कि इंतजार होता है बोला चलो यार अब मौत आ जाए, या मौत आने वाली होती है, ठीक है, वो बुढ़ापा उस रेंज में पहुंच जाता है। साइंटिस्ट हाइपोथाइज दैट ह्यूमन बॉडीज वर डिजाइन टू फंक्शन वेल फॉर अबाउट 7 decades। साइंटिस्ट ने ये बताया कि हमारा जो इंसानी शरीर है ये डिजाइन ही हुआ है फंक्शन करने के लिए 70 साल तक, 70 years तक फंक्शन करने के लिए डिजाइन हुआ है, राइट, इन द इन्वायरमेंट इन विच आर स्पीशीज इवॉल्व। देखिए साइंटिस्ट भी ऐसे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जो पूर्वज, हमारी स्पीशीज जिस तरह से इवॉल्व होकर आए हैं उस टाइम का बता रहे हैं, कि वहां से लेकर आज तक का हमारा बॉडी का डिजाइन ही ऐसा बना है कि हम नॉर्मली हम 70 साल तक फिट एंड फाइन रहेंगे, राइट। Although mortality rate differ among populations and among periods, especially in the risk of violent death। देखिए मोर्टेलिटी रेट क्या है, बोले जो जो मरने का जो रेट्स है ना, वो अलग अलग लोगों में, अलग अलग पॉपुलेशन में, अलग अलग एरिया वाइज डिफर हो सकता है, क्योंकि वहां का रहने का, खाने का, वो सब चीजें मैटर करती हैं, राइट। गोर्बन और कैपलिन, ये जो दो लोग थे ना जिन्होंने ये जो पूरा पेपर निकाला था, इन्होंने कहा था शोड दैट इंडिविजुअल्स हु सर्वाइव्ड अंटिल द एज ऑफ 40, उन्होंने क्या कहा था कि जो लोग 40 साल तक जिंदा रह गए, तो उनका क्या है कि दे कुड एक्सपेक्ट टू लिव फॉर एन एडिशनल 23 to 26 years। जो 40 तक जी लिए, तो उनका ये है कि वो लोग इतना उम्मीद रख सकते हैं कि वो अगले 63 या मतलब 23 to 26 years तक वो और जी सकते हैं, यानी कि 63 to 66 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो हम में से जो 40 प्लस हैं तो समझ लीजिए भाई 66 तो डन है, राइट। वेर एज इफ दे मेड इट टू एज 65, अगर वो 65 अगर पहुंच गए, ठीक है, 63 to 66 तो बोला, बोले कि वेर एज इफ दे मेड द एज ऑफ 65 दे कुड एक्सपेक्ट टू लिव फॉर अनदर 5 to 10 years। अगर वो 65 पहुंच गए तो और एक 5 से 10 साल वो और जी सकते हैं, right? तो एंड सो ऑन, ठीक है, और इसी तरह वो चलता रहेगा कि अगर वो नेक्स्ट वो 75 पहुंच गए तो समझ लो और एक 5 से 10 साल जी सकेंगे। तो आइडिया इसकी वहां तक पहुंचना, राइट। मैं तो वैसे ही देख रहा तो सोच रहा था यार, तो अगला गोल क्या है कि भाई 66 पहुंचना, 66 पहुंच गए तो 75 मार ही देंगे, राइट। तो ऐसा करके हम जा सकते हैं। आई मीन ऑल अदर फैक्टर्स आर देयर कि भाई डाइट हो, सब कुछ फिट रखना ही है। तो बोले कि दे फाउंड दैट प्री मॉडर्न पॉपुलेशंस हैड एन एवरेज मॉडल अडल्ट लाइफ स्पैन ऑफ 72 years विद अ रेंज ऑफ 68 to 78 years। जो मॉडल एज रेंज करके है, ठीक है, वो एक्चुअली डेथ के ऊपर में है कि पीक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेथ, इट्स बेसिकली एक कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन मॉडल एज का। तो उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि एक लाइफ स्पेन 72 साल तक ठीक है, 72 years तक।
और रेंज कम से कम 78 तक जा सकता है वो, यानी 68 से 78 का रेंज है। और अगर मिड रेंज अगर देखेंगे, मॉडल एज देखेंगे तो इट्स अराउंड 72। ठीक है। तो which nevertheless means that there is a variation in the age to which small number of individuals may live। अब यहाँ पर ये भी है कि कुछ इंडिविजुअल्स, बहुत कम लोग इससे ज्यादा भी जी सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी वही है। ठीक है। Thus, before age 80, most hunter gatherers would have died। दिस इज ऑल रिलेटेड टू हमारे हंटर गैदर्स को लेकर ही बात चल रही है, क्योंकि ये पूरी स्टडी जो है वो हंटर गैदर्स के ऊपर ही थी, हमारे पूर्वजों के ऊपर है। तो बोले कि 80 साल से पहले अगर इस चीज को देखा जाए तो 80 साल से पहले ज्यादातर जितने भी हंटर गैदर्स थे वो शायद उनका निधन हो जाता होगा। ठीक है। बट अ वेरी स्मॉल परसेंटेज कुड हैव लिव्ड इन टू देयर 90s एंड इवन हंड्रेड्स। लेकिन बहुत कम लोग जो है ना, वो 90s और हंड्रेड्स तक भी शायद गए होंगे। सो दिस इज नॉट so far of the mortality rates for people in poor parts of the world today। ठीक है, आज की तारीख में भी जो जो गरीब एरिया में भी शायद ऐसा ही कुछ है। ठीक है, या एग्जैक्टली exactly ऐसा नहीं भी हो, कि वो वहां बहुत जल्दी मर जाते हो गरीबी के चलते में। ठीक है, लेकिन वहां पर भी कुछ लोग जी जाते हैं, राइट। 100 साल वहां तक जी जाते हैं। एंड दिस फैक्ट गोज अगेंस्ट द कन्वेंशनल विजडम दैट सेज दैट ancestors didn't live long। और ये जो कन्वेंशनल विजडम है वो कहते हैं कि हमारा एंसेस्टर्स डिडंट लिव लॉन्ग, और वो जो गरीब एरिया में लोग शायद ज्यादा नहीं जीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वो। क्योंकि ये जो जिस फैशन से इन्होंने बताया है ना, 40 से और ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। और गरीब एरिया में बेसिकली क्या है कि पुअर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वहां में तो खाना और ये जो जो शुगरी आइटम्स है ना, जो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स कम है बेसिकली। ठीक है, और इसीलिए शायद वो लंबा जी देते होंगे। दैट्स माई मेरा थॉट। ठीक है। तो गरीब जगह पर भी लोग लंबा जी ही लेते हैं। right? तो ये था और आगे है, बहुत इंटरेस्टिंग ये है, इट्स ए वेरी लॉन्ग चैप्टर। बट आई थिंक हम यहाँ पर रुक जाते हैं, क्योंकि ये इसको हम अगर आगे लेंगे, चलो आई आई टेक वन मोर। एक छोटा सा एक है कि इनका डाइट कैसा था। ठीक, उसके बाद विल विल स्टॉप इट फॉर टुडे। ठीक है। द पेलियो हंटर गैदरर डाइट। टू गेट देयर डेली कैलोरीज, बोल रहे कि उनका जो डेली कैलोरीज के लिए हमारे एंसेस्टर्स फोकस करते थे कि वो लार्ज एनिमल्स को मारे, बड़े जानवरों को। ठीक है। बड़े जानवर, एक एक होता था, इल्क बोल के एक जानवर हुआ करता था, ELK, इट वाज अ रेड डियर काइंड ऑफ थिंग, लार्ज रेड डियर, वो हुआ करता था। मैस्टोडेंस करके एक हुआ करता था, वो हाथी जैसा ही था, आज वो एक्सटिंक्ट हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। मैमथ्स, इवन वो भी, मैमथ्स भी हाथियों का जो बड़ा रूप था वो। कैमल्स, नाउ एक्सटिंक्ट कैमल्स एंड हॉर्सेस, बड़े बड़े कैमल्स और हॉर्सेस हुआ करते, तो वैसे जानवरों को वो ज्यादा वो मारते थे। ठीक है। देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई दे वुड हैव प्रेफर्ड ईटिंग फैट ओवर प्रोटीन। बोला कई सारे रीजंस है कि क्यों वो फैट ज्यादा खाते थे प्रोटीन से ज्यादा। ठीक है। फर्स्ट क्या है, फैट हैज 9 कैलोरीज पर ग्राम वर्सेस 4 कैलोरीज पर ग्राम इन प्रोटीन। राइट, ये तो शायद हमें पता ही है। फैट में कितना है, 9 कैलोरीज है पर ग्राम में, और प्रोटीन में 4 कैलोरीज है पर ग्राम। राइट, शायद इसीलिए था। राइट, पता नहीं उनको पता था ये कि नहीं। राइट। सोर्सेस ऑफ फैट वर प्लेंटीफुल ऑन लार्ज एनिमल्स। जो बड़े जानवरों को अगर जब मारते हैं ना, उसमें फैट बहुत ज्यादा होता था, तो इसीलिए शायद वो बड़ा जानवर मारते थे। और इंक्लूडिंग बोन मैरो, उनका वो जैसे बोलते हैं ना, पहले जब आग का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो जब वो यूज नहीं करना शुरू किए थे, तो बोन मैरो खाते थे, ऑर्गन्स खाते थे जो सॉफ्ट हुआ करते थे, ब्रेन खाते थे, एंड द फैट सराउंडिंग मसल एंड ऑर्गन्स, ये सब मतलब खाया जा सकता था। There's plenty of evidence from broken bones left in our ancestors garbage pits। जो कचरा का जो पिट्स वगैरह जो हमारे एंसेस्टर्स का पाया गया, वहां में कई सारे ऐसे एविडेंस मिले कि दे एट मैरो एज ऑफन एज दे कुड। वो जो बोन मैरो था वो बहुत ज्यादा वो खाते थे, जब मिल जाए तब खा लेते थे। सेकेंड, अनकुक्ड मीट इज हार्ड टू च्यू एंड डाइजेस्ट। जब फायर तो का तो उन्होंने यूज स्टार्ट नहीं किया था, तो अनकुक्ड मीट जो था वो बहुत मुश्किल था चबाना और खाना। शायद इसीलिए वो फैट पे ज्यादा डिपेंड थे। ठीक है, क्योंकि वो जब तक वो मीट खाते तब प्रोटीन उनको मिल पाता। ठीक है, तो इसीलिए वो फैट ज्यादा खाते थे।
अब यहाँ पे मजेदार बात है कि इवन आफ्टर दे लर्न हाउ टू यूज एंड लेटर सस्टेन फायर एज अ मीन्स ऑफ कुकिंग मीट, जब आग का उनको मालूम चल गया यूसेज कैसा है क्या है, और उसके बावजूद क्या था, वो जब खाना मीट को पकाना भी शुरू करे थे अराउंड 4 लाख ईयर्स को, उसको सॉफ्ट बनाते थे और ताकि वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाए, ठीक है। पका के जब खाना शुरू करे थे, उसके बावजूद वो लोग क्या कर रहे थे कि उन्होंने क्या देखा कि उनका शरीर इतना सारा प्रोटीन नहीं ले पा रहा था, ठीक है। दे रैन इनटू द प्रॉब्लम दैट आवर बॉडीज हैव ए लिमिट टू हाउ मच प्रोटीन दे कैन प्रोसेस एट ए गिवन टाइम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें भी समझना, यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट में लिखा, रिमेंबर दिस फैक्ट बिकॉज इट प्लेस इनटू द रीजन व्हाई वी शुड लिमिट आवर प्रोटीन इनटेक, ठीक है। तो अगर हम बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, दैट पर्टिकुलरली एनिमल बेस्ड प्रोटीन, तो वो उसको पचाने का भी हमारा बॉडी में एक लिमिट है, ठीक है। तो ये चीज हमें भी ध्यान रखना है, और यही इसीलिए शायद हमारे पूर्वज जो थे, ठीक है, वो भी शायद इतना ज्यादा प्रोटीन नहीं खाते थे। आग भी आगे पहले तो चलो नहीं चबा पाते थे, वो पचा नहीं पाते थे, कच्चा था। लेकिन आग आने के बाद में भी, आग का यूसेज स्टार्ट होने के बावजूद वो नहीं खा पाते थे, क्योंकि उतना प्रोटीन वो पचा नहीं पाते, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ले नहीं पाता, राइट। तो ये चीज हमें भी ध्यान रखना है अबाउट एनिमल प्रोटीन का, क्योंकि दिस ऑल रिलेट्स, जो पहले इन्होंने बताया कि एनिमल प्रोटीन का जो डिसएडवांटेजेस वगैरह बताया, तो ये दिस ऑल थिंग्स रिलेट्स, ठीक है। तो इसीलिए भी बोलते हैं कि वो एनिमल प्रोटीन को हमको लिमिट करना चाहिए, क्योंकि वो पचा नहीं पाएंगे हम बहुत ज्यादा, राइट। तो ये है अब इसके बाद में एक्चुअली ये है, इट्स अबाउट आइडेंटिफाइंग वेरियस सोर्सेस ऑफ प्रोटीन वगैरह है। तो है काफी इंटरेस्टिंग और आगे है, एंड विल कंटिन्यू दिस थिंग इन द कमिंग डेज। कल से हम इसको आगे ले जाएंगे, राइट। आज के लिए हम यहाँ पर इसको एक ब्रेक देते हैं, पॉज लेते हैं, इट्स ऑलरेडी 6:20, राइट। सो इफ अभी सब काफी इंटरेस्टिंग चल रहा था, तो अगर आप लोग कुछ अपना इनपुट्स देंगे तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि मैं तो उसको पढ़ रहा हूँ, और मैं तो, मेरे को इतना मजा आ रहा है ना, क्योंकि यस्टरडे आई वाज रीडिंग, रात में इसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं पता नहीं बहुत आगे निकल गया। मतलब आज तो जितना पढ़ाना है, मतलब कम से कम 4-5 दिन का मैं पढ़ के तैयार रखा हूँ, काइंड ऑफ थिंग। तो क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, कि किस तरह से ये सारी चीजें करें, और किस तरह कितने सारे रिसर्च हो रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा अपना इनपुट्स बताएंगे कि कैसा रहा, तो बढ़िया रहेगा। सो एनीबडी वांट्स टू, इट्स बैक टू यू राइस। आह, आज का आज का एक बहुत बड़ा सीख आपने दिया है कि हमने जो टारगेट रखा है 100 ईयर्स में कविता को पीछे में बैठा के साइकिल चलाएंगे। आज नया विचार मन में आ गया है कि 100 साल को फॉलो टारगेट नहीं करना, अगले 10 साल को फॉलो टारगेट करना। अगला 10 साल कैसे रहेंगे उसके ऊपर वैरी करेगा कि अगला 10 साल कैसे वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। रहेंगे। नहीं, हर दिन को उस तरह अगर हम जिएंगे ना, तो 100 तो पहुंच ही जाएंगे हम। थैंक यू सर, अच्छा जानकारी देने, टिप्स देने के लिए। 100 तक पहुंचने का टिप्स देने के लिए। ओह, ग्रेट। मैं ऐसे सोच रहा था कि अभी जो हम लोग बीच में वो न्यूज़पेपर कटिंग देखते हैं ना, जहाँ पर एमवे भी उसको पब्लिश करता है रिगार्डिंग कि कितने परसेंट इंडियन अभी भी लैक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन उनके अंदर कम है। जबकि नॉनवेज तो बहुत चलता है, उसके बावजूद लोग दूध भी बहुत पीते हैं, उसके बावजूद भी। और उसमें कहीं ना कहीं ये नहीं पचने वाला प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं। शायद। तो बहुत बढ़िया है, हम लोग वेजिटेरियन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन में है, तो उसमें जो जरूरत की प्रोटीन है वो तो मिल रही है, अनवांटेड प्रोटीन ना लेके।
लेकिन मुझे तो लग रहा है कि आज भी हमारे देश में जो है मीट कंजम्पशन उतना ज्यादा नहीं है, जितना जितना कि कंपेयर टू यूरोपियन एंड हम्म, अमेरिकन कंट्रीज। हाँ हाँ, इतना हम, नहीं है। हाँ, हम आज भी घास फूस पे ही हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, वी आर नॉट दैट मच इनटू, शायद मे बी दैट इज द रीजन कि वो जो प्रोटीन का, और जनरल पॉपुलेशन देखेंगे ना तो वो जो है जो एफ्लुएंट लोग हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। एफ्लुएंट लोग तो जाएंगे, बर्गर भी खाएंगे और पिज्जा, मतलब सब, वो KFC पे जाएंगे, सब जगह जाएंगे, या जितना भी हो सके वो दे ट्राई टू हैव दिस नॉन वेजिटेरियन या मीट वगैरह खाएंगे, बट अदरवाइज हमारे देश में वो एफ्लुएंट पॉपुलेशन तो कम ही है ना। Right? आज भी हम जनरल पॉपुलेशन में देखेंगे तो इतना ज्यादा वो नहीं है कि वो मीट ज्यादा खाएं। और अभी भी वो पुरानी बातें वो चल रही हैं कि भैया मीट का कंजम्पशन नहीं है। वो अभी कल कोई मुझे बता रहा था कि मैं डेली मच्छी खाता हूँ, लेकिन मंगलवार को और शुक्रवार को नहीं खाता हूँ। मैं बोला बस यार, बहुत बढ़िया है, बोला ठीक है, कम से कम 2 दिन तो नहीं खाते हो आप। ठीक है। तो पहले शायद इनका वो है शर्मा जी, ठीक है, तो वैसे तो वो बिल्कुल नहीं खाते थे, अब वो डेली खाते हैं, लेकिन ये 2 दिन नहीं खाते। ठीक है, मैं बोला बहुत अच्छा है सर कि आप कम से कम 2 दिन नहीं खाते हो। तो ये अ, तो आप भी अगर हमारा प्रिडोमिनेटली जो हमारा जो डाइट रहा है, शायद ये तो पहले से ही हम वेजिटेरियन वाला वो रहे हैं ना हमारा। तो शायद ये होगा जो राय सर जो बता रहे हैं कि जो पेपर में जो ऐड आता है और जो जो डेटा बताते हैं अबाउट प्रोटीन का। अब यहाँ पर लोग उसको गलत समझ के एनिमल प्रोटीन ना खाना शुरू कर दें। यहाँ पे हमारा रोल हो जाता है कि हम उनको समझाएं कि भैया एनिमल प्रोटीन नहीं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना है आपको। राइट सर, ये मेरा इनपुट था सर, मैं ऐसा सोच रहा था, बाकी आप बताएं। हाँ नहीं, बात सब सही है, गुड। विजय सर जैसे कह रहे हैं कि बट पीपल इन पेलियो एज वर मोरली डिपेंड ऑन एनिमल प्रोटीन, राइट, एनिमल फैट, और आज हम उसको प्रमोट नहीं करते हैं। सर ये आपने बहुत बहुत अच्छा बात बताया सर, बट इसी के बारे में आगे है बहुत कुछ डिटेल में बताया है इस बुक में, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैं उसको ऐसे बीच में नहीं बताना चाह रहा, तो स्टे विथ अस, और बहुत इंटरेस्टिंग है आगे। क्योंकि ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी आया था जब मैं यहाँ पहुंचा था, यहाँ तक जब पढ़ा एक्चुअली था। इधर जो है ना, बीजिश ने अभी जो पूछा है, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का रोल आता है। और ओमेगा 3 में भी कुछ ओमेगा 3 जो है हमारे लिए कन्वर्ट हो सकते हैं, कुछ ओमेगा 3 कन्वर्ट नहीं हो सकते। जैसे DHA EPA ALA जो बोलते हैं ना, उसमें से ALA जो कन्वर्ट हो सकता है, एंड DHA EPA हमारे बॉडी में कन्वर्ट नहीं होगा। एंड ALA जो है एबंडेंटली अवेलेबल है, इंक्लूडिंग सीड्स। हम जब ओमेगा 3 प्रमोट करते हैं, फ्लैंक सीड वगैरह जब प्रमोट करते हैं, तो ALA उसमें बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, इसी वजह से सीड ऑयल्स को प्रमोट नहीं करते। एंड कोकोनट इज ए नट, जहाँ पे हम लोग कुछ दिन पहले कोकोनट ऑयल के बारे में बताया था। ठीक है, इस तरह के कुछ उसमें वेरिएशंस हैं, और उसके बारे में जैसे मनोज सर ने बताया, बहुत डिटेल में इस बुक में दिया है। जस्ट अभी 2 मिनट पहले मैं जस्ट ऐसे देख रहा था कि अगला चैप्टर क्या है। एनीवे, बट जब मैं लाइव सेशन में रहता हूँ तो कभी कभी मुझे ये क्वेश्चन आता है कि हमारे जो पूर्वज थे, मे बी 100 years पहले, 1900 या 1800 में जो रहते थे, वो लोग उनका भी जो एज है, नॉट मोर देन 60 या 70। और हम लोग उनका भी एज वही है। उस टाइम में 200 years पहले इतना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं था। उसके बावजूद हम लोग लोगों को बोलते हैं कि आप ज्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाओ। क्या फर्क होता है अगर कुछ? अभी तो हम कुछ अपने जीभ के लिए अच्छा कुछ खाते हैं। 200 साल पहले कुछ नहीं खाते थे, तब भी वो लोग मरते थे। इवन इनफैक्ट उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था 50 के आसपास था, नॉट मोर देन दैट।
अभी मॉडर्न मेडिसिन और मॉडर्न साइंस की वजह से हमारा जो एक्सपेक्टेंसी है इट वेंट अप टू मोर देन 70 and 80। तो आज का एरा जो है वो अच्छा है करके बहुत सारे लोग बोल रहे थे। शायद उसका भी आंसर इसमें मिल जाएगा। श्रीलाल सर, योर इनपुट। आई नो। बात इतना है, ह्यूमन बीइंग्स जो है, जो हंटर गैदर एज में मे बी अराउंड 10,000 years पहले जो ह्यूमन बीइंग्स था, जेनेटिकली वी आर ऑलमोस्ट द सेम एंड हार्मोनली वी आर डिफरेंट। अभी जो है जेनेटिकली तो सेम ही है, पुराना जो था और अभी का जो है, अभी का हम जो है और उनसे कंपेयर करेगा तो वी आर द सेम। लेकिन हार्मोनली चेंजेस इसलिए हुए बिकॉज ऑफ व्हाट वी फीड आवर बॉडी। पहले जो बॉडी को फीड करता था, आजकल जो फीड कर रहा है, इसमें बहुत डिफरेंस है। एंड ये लाइफ स्पैन जो है, अभी ऐसे बोला जा रहा है बाय 2050 ह्यूमन बीइंग्स विल लिव अप टू 100 years। मतलब तो ऐसे भी बोल सकते हैं, मेडिकल साइंस इतना एडवांस होगा कि हमें ह्यूमन बीइंग्स को मरने नहीं देगा। अभी लाइफ स्पैन इज ए क्वेश्चन बिकॉज आर वी लिविंग हेल्दी और एक्सटेंडिंग आवर डेथ। पहले हो सकता था, कुछ लोग मेडिकल साइंस का इतना सपोर्ट नहीं था कि एवरेज लाइफ स्पैन वो 60 में हो सकता है, कुछ लोग कम उम्र में भी मर जाता था एंड कुछ 100 तक जीता था। लेकिन आजकल का एवरेज मतलब दैट कैन बी ए रियल एवरेज, क्योंकि मरने का तो एक ही रीजन है आजकल, एक्सीडेंट। मतलब कुछ डिसीजेस, कुछ लाइफस्टाइल डिसीजेस, इसी वजह से तो लोग मर रहे हैं आजकल। डेथ का रीजन तो एक ही है, कोई जानवर पकड़ के खाने वाले चीज, वो टाइम तो निकल चला गया अभी। सो एनीवे, आगे के लिए वेट करेंगे हम। निशी मैम का इनपुट था, earlier it was due to infectious disease, now it's due to metabolic disorders. हाँ, मतलब ये डेटा तो लास्ट 100 years और अभी का डिफरेंस है। उससे पहले जो है, ऑफ कोर्स पहले तो 10 years पहले इट वॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। आजकल बस कोरोना ही क्वेश्चन मार्क है, अदरवाइज इट इज अगेन लाइफ स्टाइल डिजीज ओनली। इवन पुराने टाइम में भी, जैसे आयुर्वेदा का पुराना बुक्स आप देखेंगे तो उसमें मधुमेह जो दिया है, इट्स अवर डायबिटीज ओनली। और वो हायर कैटेगरी, मतलब राजा या उस टाइप के कैटेगरी के लोगों को, जहाँ पे जिनके पास खाना ज्यादा होता है, उन लोगों में ज्यादा पाया जाता है। और इसी वजह से राजवैद्य वगैरह मैक्सिमम उसी को कॉन्सेंट्रेट करके बीमारियों को दूर करने के लिए दवा देते थे। शायद ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो बात है, शायद हमारे ब्लू जोन्स जब सेशंस हुआ था उसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया है कि वो लोग कैसे जीते थे एंड उनका जो पैटर्न है। बट उनका जो खाने पीने का जो ढंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट था बिल्कुल। इंक्लूडिंग जो ओकिनावा, ओकिनावेंस के बारे में भी जब पढ़ा था मैंने, तो उसमें बताया गया था कि दे यूज टू हैव पिग मीट ऑलमोस्ट एवरी 5 days। वीकली 5 days उनका पिग मीट होता था एंड दे लाउड टू बोलते थे। बट उसमें वो सब, उसमें फैट बहुत ज्यादा है। हाँ, बट अदर देन ओकेनावेंस उसमें बाकी जो ब्लू जोन है उसमें कहीं पे ये नहीं था। बट मेजर कंटेंट, उनका जो मेजर थिंग था कि उनका स्ट्रेस बहुत कम है। दे हैव ए कम्युनिटी हर जगह में, मतलब ये पांचों या छह जगह में आप देखेंगे तो इवन इंक्लूडिंग द ब्लू जोन्स ऑफ हैप्पीनेस, ब्लू जोन्स ऑफ हेल्थ एंड ब्लू जोन्स ऑफ हैप्पीनेस है।
जहाँ पे भी आप देखेंगे हर जगह में एक कम्युनिटी बना हुआ है जहाँ पे स्ट्रेस रिडक्शन बहुत ज्यादा, बहुत अननोइंगली किया जाता है। एनीवे, तो फाइनली उसे हम आगे जाएंगे अभी कल। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑल योर इनपुट्स। तो आज हम इसको यहीं पे पॉज लेते हैं। बैक टू यू राय सर। गुड डे एवरीवन, कल मिलते हैं सुबह।